शुभ संध्या, स्वागत है ऑन द रिकॉर्ड में। ये i24 न्यूज इंग्लिश का इंटरव्यू शो है। हाल ही में ईरान के साथ हुए युद्ध ने अमेरिका और इजराइल के अभूतपूर्व सैन्य सहयोग को उजागर किया। इतिहास में पहली बार अमेरिकी और इजरायली सेनाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी, अपनी हर एक चाल का समन्वय किया और युद्ध के मैदान में असाधारण उपलब्धियां दर्ज की और ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर किया। लेकिन ऐसा लगता है कि ये बेजोड़ सैन्य एकजुटता पूरी तरह से राजनयिक समन्वय में तब्दील नहीं हो रही है। अक्सर सार्वजनिक रूप से ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते की शर्तों को लेकर इजरायली और अमेरिकी नेताओं के बीच मतभेद उभर रहे हैं और कुछ रिपोर्टों के अनुसार ये मतभेद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच कुछ तीखे संवादों के रूप में सामने आए हैं, जिससे एक सशक्त और कट्टरपंथी ईरानी शासन के सामने अमेरिका इजराइल समन्वय के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। इस सब पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज रात मेरे साथ माइकल ऑरेन जुड़े हुए हैं। ऑरेन 2009 से 2013 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में इजराइल के राजदूत थे। वॉशिंगटन से लौटने के बाद ऑरेन 2015 में कुलानु पार्टी से इजराइल की संसद नेसेट के लिए चुने गए। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री भी रहे। राजदूत ओरेन, इस शाम साथ आने के लिए धन्यवाद। आपके साथ होना अच्छा लगा एरियल। तो मैं शुरुआत में आपको अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का हालिया बयान सुनाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने ईरान के साथ समझौता ज्ञापन की आलोचना करने वाले इजरायली कैबिनेट सदस्यों की कड़ी आलोचना की। आइए देखें। डोनाल्ड जे ट्रंप इस समय पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो इजराइल के प्रति सहानुभूति रखते हैं। वे दुनिया की महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष हैं। अगर मैं इजरायली सरकार की कैबिनेट में होता तो शायद मैं अपने इकलौते शक्तिशाली सहयोगी पर हमला नहीं करता जो अब पूरी दुनिया में मेरे पास बचा है। और दूसरा संदेश जो मैं उन कुछ कैबिनेट सदस्यों को देना चाहूंगा, बीबी, उनके पक्ष में यह कहना होगा, इस रास्ते पर नहीं गए हैं, लेकिन इजराइल के उन कुछ कैबिनेट सदस्यों को जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पर हमला कर रहे हैं, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पिछले 3 महीनों में आपके देश की रक्षा करने वाले 2/3 रक्षात्मक हथियार अमेरिकी हाथों से बनाए गए हैं और अमेरिकी टैक्सदाताओं के पैसों से खरीदे गए हैं। इजराइल के लिए समस्या डोनाल्ड जे ट्रंप नहीं है। इजराइल में जो सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या अमेरिकी राष्ट्रपति है, उन्हें जागकर देश की असली स्थिति समझनी चाहिए। तो जब जेडी वॉन्स कहते हैं कि अमेरिका इजराइल के प्रति सहानुभूति रखने वाली आखिरी वैश्विक शक्ति है, क्या वो गलत हैं? वो तथ्यात्मक रूप से गलत है। ठीक है। युद्ध से एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल का दौरा किया, जानते हुए कि युद्ध होने वाला है। ये देश आकार में अमेरिका से 4 गुना बड़ा है और इस सदी की प्रमुख अर्थव्यवस्था बन सकता है। वास्तव में वो गलत हैं जो सोचते हैं कि ये मंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति की अनुचित आलोचना कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में हमारे सबसे बड़े मित्र रहे हैं और मैं आधा घंटा उन विभिन्न उपलब्धियों और इशारों के बारे में बात कर सकता हूं जो उन्होंने इजराइल राज्य के लिए किए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है संयुक्त यरूशलेम को हमारी राजधानी के रूप में मान्यता देना और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना। ये सच है। मुझे लगता है मंत्रियों को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, सीधे कहें तो उन्हें चुप रहना चाहिए। इससे बिल्कुल भी मदद नहीं मिल रही है। लेकिन अगर ऐसा है तो डोनाल्ड जे ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं होंगे जिन्हें इजरायली राजनीति की टकरावपूर्ण प्रकृति से समस्या रही हो। रोडियो, वे अमेरिकी नहीं है इसलिए नहीं समझते कि जैसे वहां राष्ट्रपति अपनी कैबिनेट चुनता और सदस्य राष्ट्रपति के प्रति वफादार होते हैं, हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ गठबंधन प्रणाली है जहाँ हर कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री का संभावित प्रतिद्वंदी होता है और हमेशा लगातार प्रचार करता रहता है। क्या आप जानते हैं डोरिस कर्न्स की टीम ऑफ राइवल्स किताब लिंकन पर है, पर अमेरिकियों को इसके बारे में पता नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री हमेशा ब्रोंको पे रोडियो में बैठे रहते थे, मंत्री भी ऐसा ही करते थे। और हाँ, वो मशहूर बयान है कि इजराइल की विदेश नीति नहीं, सिर्फ आंतरिक राजनीति है।
वैसे हर देश के साथ ऐसा ही होता है। मुझे लगता है वो बयान ठीक नहीं था। ये किसिंजर का बयान था और ये वाकई में ठीक नहीं था। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जैसे कि राष्ट्रपति ट्रंप जो ईरान के साथ कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मिड टर्म चुनाव हारने का डर है। तो आप कह रहे हैं कि ये असामान्य नहीं है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच सच में कोई दरार है, या ये सिर्फ मीडिया का बढ़ा चढ़ाकर पेश करना है, जैसा अक्सर होता है, खासकर इस मामले में? इस सवाल का जवाब शायद हाँ है। पहले भी इन दोनों के बीच दरारें दिखावे के लिए रही हैं, ताकि ईरानियों और दूसरों को भ्रमित किया जा सके। हमें इसकी जानकारी नहीं है, मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है कि एक बहुत खुली दरार है और मुझे लगता है कि ये पहले की तुलना में कहीं अधिक खुली या गहरी दरार हो सकती है। और अगर आप देखें कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन में वास्तव में क्या लिखा है, तो वो एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें इजराइल से कथित तौर पर सलाह नहीं ली गई थी। ये वास्तव में उन प्रमुख मुद्दों में से किसी को भी संबोधित नहीं करता है जिन्हें युद्ध की शुरुआत में दोनों देशों द्वारा रखा गया था, जो केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करना था, न कि उसे 10-20 साल के लिए टालना, बल्कि वो सब हटाना जिसे राष्ट्रपति ने परमाणु धूल कहा। हम हजारों पाउंड उच्च संवर्धित यूरेनियम की बात कर रहे हैं, जो बहुत से परमाणु हथियारों के लिए काफी है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम या उसके कार्यक्रम को खत्म करना और ईरान का प्रॉक्सी के जरिए आतंक का समर्थन रोकना जरूरी है। ईरान दुनिया में सबसे बड़ा आतंक समर्थक देश है। इस एमओयू में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। वास्तव में इजराइल का नाम एमओयू में कहीं भी नहीं आता। जो एमओयू करता है वो जाहिर तौर पर इजराइल के हाथ लेबनान में बांध देता है। अब यहाँ प्रशासन काम कर रहा है, मान लीजिए दोनों पक्षों के साथ। एक तरफ वे ईरानियों से कह रहे हैं कि हम आपकी इस मांग को मानने जा रहे हैं कि लेबनान इस समझौते का हिस्सा हो, और ये एमओयू की शुरुआत का समर्थन करता है। ये लेबनान से शुरू होता है। यहाँ एक अनुच्छेद है और लेबनान, ठीक है, और इसमें मूल रूप से कहा गया है, आप जानते हैं, असल में वे यही कह रहे हैं कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोला या फिर से नहीं खोला जाएगा जब तक इजराइल के हाथ हिजबुल्लाह से लड़ने में बंधे नहीं होते। हिजबुल्लाह सुरक्षित है और लेबनान पर ईरान के वास्तविक प्रभुत्व को मान्यता दी जाती है। यही इसमें लिखा है। ठीक है। यही इसमें लिखा है। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका ने लेबनान के बीच शांति समझौता करने के लिए मजबूती से काम किया है। ठीक है, तो लेबनान पर बात करते हैं। मैं सिर्फ जारी रखना चाहता हूं क्योंकि आपने मतभेद का जिक्र किया था। आपकी नजर में वो कौन सा मोड़ था जहां सब बदल गया? क्या आप कोई ऐसा पल बता सकते हैं जब आप कह सकें कि यहीं से उस रिश्ते में सच में दरार आ गई? और मैं इसमें एक साइड सवाल जोड़ना चाहूंगा। आपके अनुभव में क्या आपने कभी प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ या राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से इतनी कठोर भाषा या गालियां सुनी हैं? मैं अभी स्टूडियो के बाहर कह रहा था कि हम अमेरिका और दुनिया से रिश्तों में अभूतपूर्व स्थिति में हैं, लेकिन मैंने कहा यह सच नहीं है, क्योंकि पर युद्ध के बाद हमारी अर्थव्यवस्था का आधा हिस्सा युद्ध कर्ज चुकाने में गया। उस युद्ध में हमारे जितने लोग मारे गए थे वो इस युद्ध में मारे गए लोगों से दुगना था, जिसमें 7 अक्टूबर भी शामिल है, और वो भी सिर्फ 3 हफ्तों की अवधि में, जबकि उस समय आबादी आज की आबादी का 1/3 थी। हमारे चीन के साथ कोई संबंध नहीं थे, हमारा सोवियत ब्लॉक के साथ भी कोई संबंध नहीं था। आयरन कर्टन के पीछे 3 मिलियन यहूदी फंसे थे, और उस वक्त 24 अफ्रीकी देशों ने अरब तेल बहिष्कार के चलते हमारे संबंध तोड़ लिए थे। मिस्र के साथ कोई शांति नहीं थी, जॉर्डन के साथ कोई शांति नहीं थी। मैं आगे भी बता सकता हूं, हम इस देश में पहले भी बहुत कठिन परिस्थितियों में रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज हम कठिन स्थिति में नहीं हैं। और मैं इसे और स्पष्ट रूप से कहूंगा, और हम आपके सवाल पर पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं एरियल, लेकिन ये हमारे इतिहास में पहली बार है जब संयुक्त राज्य अमेरिका में हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब क्या है? हर बार जब हमारा किसी राष्ट्रपति से या कांग्रेस से आमना सामना हुआ, तो हम या तो राष्ट्रपति के खिलाफ कांग्रेस के पास जाते थे या कांग्रेस के खिलाफ राष्ट्रपति के पास जाते थे। अब हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पक्ष में बहुत कम प्रतिनिधि या सेनेटर होंगे और हम डेमोक्रेट्स के पास भी नहीं जा सकते। तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिससे हम शिकायत कर सकें, और ये सच में, आप जानते हैं, हमारे इतिहास में ये बिल्कुल अनोखा है। मैं उपराष्ट्रपति द्वारा की गई एक और टिप्पणी का भी उल्लेख करना चाहूंगा, जिसे यहाँ उद्धृत नहीं किया गया, जहां उन्होंने कहा था, आप जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल, आप जानते हैं, हम कभी कभी चीजों पर एक जैसा सोचते हैं, लेकिन हमारे हित अलग अलग हैं। मुझे लगता है वो टिप्पणी तथ्य थी, लगभग स्वयं सिद्ध। अमेरिका बड़ा देश है और मध्य पूर्व से बहुत दूर है। इस पर ईरान से तुरंत विनाश का खतरा नहीं है, और हम, आप जानते हैं, हम ईरान के पड़ोस में हैं और हमें उस तरह से खतरा है। मुझे लगता है कि बात इसी पर आकर रुकती है।
अब आपके सवाल पर आता हूं, माफ कीजिए। निर्णायक मोड़ क्या है? निर्णायक मोड़ क्या था? मेरे सूत्रों के अनुसार निर्णायक मोड़ ईरान में पायलट के विमान को मार गिराया जाना था। अब इस बारे में सोचिए। पायलट को बचाना बड़ा ऑपरेशन था, सौभाग्य से वो बच गया। मुझे लगता है इजराइल की भूमिका बचाव में सार्वजनिक नहीं हुई, जबकि वो काफी व्यापक थी। और अगर उस पायलट को पकड़ लिया जाता और तेहरान की सड़कों पर घुमाया जाता, अपमानित किया जाता और शायद उससे भी बुरा होता, तो राष्ट्रपति पर युद्ध समाप्त करने का दबाव असहनीय होता। उसे रोका नहीं जा सकता था। सोचिए, कोई देश युद्ध में जाए और उसका एक पायलट बंदी बन जाए, तो वो युद्ध खत्म कर देगा। तो हम हमेशा इस युद्ध में राष्ट्रपति के साथ बहुत ही नाजुक डोर पे चल रहे थे। और कई गलतियां हुई, जिनमें सबसे बड़ी ये थी कि प्रशासन ने कभी भी इस युद्ध को अमेरिकी जनता के सामने सही तरीके से उचित नहीं ठहराया। और वैसे ये बहुत आसान मामला था। मैं रिकॉर्ड पे कहता हूँ ये पक्का मामला था, क्योंकि अमेरिका और ईरान ने 1969 से अब तक अमेरिका के खिलाफ एक नहीं बल्कि सचमुच हजारों युद्धकारी कार्रवाइयां की हैं। जब लोग इसे अवैध युद्ध कहते हैं तो मुझे हैरानी होती है। पायलट गिराए जाने पर दोनों के बीच दरार कैसे आई? तब राष्ट्रपति बाहर जा रहे थे। वो बाहर निकलना चाहते थे उस घटना के परिणाम स्वरूप। खैर, मुझे लगता है उसने दिखाया कि वो कितना पतला था और हम पूरी तरह उसमें थे। और हम आज भी उसमें होते। अगर उसने आज युद्ध फिर से शुरू किया तो हम पूरी तरह उसमें होते। अमेरिकी लोग इसके समर्थन में नहीं होते, लेकिन इजरायली लोग भारी संख्या में इसके समर्थन में होते। और इसलिए हितों में अंतर था। मुझे नहीं पता राष्ट्रपति ने सोचा था कि ये ऑपरेशन वेनेजुएला में मदुरो ऑपरेशन की तरह जल्दी हल होगा। और आप जानते हैं, शायद कुछ लोग नेतन्याहू को इस दावे के साथ दोषी ठहरा रहे थे, और फिर से हम इसे साबित नहीं कर सकते। न्यूयॉर्क टाइम्स में कहा गया था कि नेतन्याहू और मोसाद ने ट्रंप को समझाया कि यह ऑपरेशन आसान है और ईरानी शासन जल्द गिर जाएगा। हमें नहीं पता। मैंने राजनीति, कूटनीति और इतिहास में काफ़ी समय बिताया है और जानता हूं कि सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख से पूरी थियोरी नहीं बन सकती। जब लेखों की बात हो रही है, मैं आपको हाल ही में लिखे ओपेड से कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जिसका शीर्षक था इजराइल के पास ट्रंप से खुले संघर्ष के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसमें आपने लिखा, जब भी इजराइल ने व्हाइट हाउस की अनदेखी कर युद्ध किया, हमें अमेरिका का सम्मान मिला, लेकिन दबाव में संयम दिखाने पर हमें अमेरिका की अवहेलना मिली। और फिर आगे आप कहते हैं कि इजराइल को दिखाना चाहिए कि वो ना तो अमेरिका का अधीनस्थ है और ना ही उसका 51वां राज्य, बल्कि एक संप्रभु देश है जिसकी अपनी भूमि और नागरिकों की रक्षा करने की अटूट जिम्मेदारी है। आखिरकार अगर इतिहास हमारा मार्गदर्शक है तो ट्रंप हमें इसके लिए सम्मान देंगे। तो व्हाइट हाउस की अवहेलना करने, अमेरिका की मंजूरी, हरी झंडी या समन्वय के बिना ईरान पर हमला करने का क्या मतलब है? जब आप कहते हैं ट्रंप की अवहेलना या उनसे टकराव का जोखिम, तो उसका क्या अर्थ है? अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी कहानी में जाऊं, लेकिन जो मैंने वहां लिखा है वो तथ्यात्मक रूप से सही है। हम 1948, 1956, 1967 में युद्ध में गए संयुक्त राज्य अमेरिका की इच्छा के विरुद्ध। 1991 में पहली खाड़ी युद्ध के समय हमने अमेरिकी दबाव में आकर युद्ध नहीं किया। और जब भी हमने हिजबुल्लाह के खिलाफ और निश्चित रूप से हमास के खिलाफ कई अभियान चलाए, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमेशा हमें रुकने के लिए कहा। अमेरिका 1956 से हर युद्ध और अभियान रोकने के लिए कहता रहा है, और हर बार जब हमने उस दबाव के आगे झुक गए तो हमें तिरस्कार ही मिला। हर बार विरोध करने पर हमें सम्मान मिला। 67 के युद्ध में राष्ट्रपति जॉनसन नहीं चाहते थे कि हम लड़ें, लेकिन 7वें दिन वे इजराइल के बड़े मित्र बन गए। 2026 में व्हाइट हाउस का विरोध करने का क्या अर्थ है? मेरा मतलब है, व्हाइट हाउस कहता है कि अगर हिजबुल्लाह देश के उत्तरी हिस्से को रहने लायक नहीं रहने देता, और चलिए ईमानदार रहें। मुझे नहीं पता कि आपके बच्चे हैं या नहीं, लेकिन अगर एरियल, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। ठीक है। क्या आप आज मतुला में जाके बसेंगे? नहीं। ठीक है, मेरी बात यहीं खत्म। इस देश का उत्तर रहने योग्य नहीं है। ये रणनीतिक नहीं बल्कि अस्तित्व का खतरा है। अगर हम उत्तर खो देते हैं तो हमारा अंत हो जाएगा, और हिजबुल्लाह को यह पता चल जाएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह के रॉकेट उत्तरी गलील से कहीं आगे तक पहुंच सकते हैं। वे अश्दोद, अश्कलोन तक पहुंच सकते हैं, और वे इसे समझ लेंगे। इसलिए यह अस्तित्व का खतरा है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ उत्तर की रक्षा करनी है। समझौता ज्ञापन के अनुसार ट्रंप प्रशासन से टकराव होना तय था, और ऐसा हुआ भी। खबरों के अनुसार राष्ट्रपति ने नेतन्याहू पर दहिए, जो बेरूत में हिजबुल्लाह का मुख्यालय है, पर लगातार बमबारी के लिए गालियां देते हुए चिल्लाया। आपके पास कोई विकल्प नहीं है।
ये सिर्फ नेतन्याहू के लिए राजनीतिक अस्तित्व की बात नहीं है, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो निश्चित रूप से चुनाव हार जाएंगे। ये देश के अस्तित्व की बात है। तो हाँ, हमें खड़ा होना होगा, और मुझे लगता है कि आखिरकार अगर हम अपने लिए खड़े होते हैं और इस तरह के दबाव के आगे नहीं झुकते तो हमें इसके लिए ज्यादा सम्मान मिलेगा। तो क्या मतलब ये है कि इजराइल जब चाहे ईरान पर हमला कर सकता है, चाहे वॉशिंगटन की राय कुछ भी हो? मुझे लगता है, माफ कीजिए, आप थोड़े जवान हैं, शायद आपको 1970 के दशक की क्लिंट ईस्टवुड की डर्टी हैरी फिल्में याद ना हो। मुझे उनके बारे में पता है। उसकी मशहूर लाइन थी, वो विलन से कहता, आगे बढ़ो, ट्रिगर दबाओ, मेरा दिन बना दो। मेरा दिन बना दो। यही मैं ईरानियों से भी कहता हूं। अगर हिजबुल्ला गलील पर रॉकेट, ड्रोन और ऑप्टिक केबल ड्रोन भेजता रहता है तो हमारे सैनिकों को गलील भेजने की जरूरत नहीं। हमारे पास कोई जवाब या विकल्प नहीं है, बस हमें जोरदार जवाब देना है। अगर ईरान फिर मिसाइल दागता है तो वो हमारा मौका होगा जो युद्ध में नहीं किया था करने का। ठीक है। तो आप, वो काफी दमदार लगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। मैं जो कह रहा हूं वो राजनीतिक रुख नहीं है, ये रणनीतिक विश्लेषण नहीं, बल्कि इजराइल राज्य की सच्चाई है। इजराइल की रक्षा हर हाल में करनी है। हाँ, क्योंकि ये राज्य के अस्तित्व की बात है। बिल्कुल सही, ये सचमुच राज्य के अस्तित्व की बात है। और किसी को भी, ना आपको ना ही, आप जानते हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं उनमें से कई लोग मतुल्ला या किरत शमोना में कल जाके बसने वाले नहीं हैं। अब आप ही नहीं बल्कि एमओयू भी ईरान और लेबनान के बीच यह संबंध स्थापित करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मूल रूप से हम देख रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन दो तरह की बातें कर रहा है। एक जेडी वेंस के नेतृत्व वाला रास्ता है जिसमें ईरान के साथ बातचीत और एमओयू शामिल हैं, जो जैसा कि आपने इसके पहले पैराग्राफ में कहा, तेहरान को लेबनान की स्थिति पर मूल रूप से अंतिम निर्णय का अधिकार देता है। और फिर आपके पास एक वैकल्पिक समानांतर रास्ता है जिसे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगे बढ़ाया है, जिसमें पहले इजराइल और लेबनान के बीच प्रत्यक्ष बातचीत को बढ़ावा देना है, पहले हिजबुल्ला को निरस्त्र करने के लिए और फिर आगे चलकर शायद शांति के लिए। तो मेरा सवाल है, एक तरफ तो ये असंगत रणनीति के रूप में दिख सकता है, या दूसरी तरफ क्या ये एक तरह की चाल हो सकती है? एक तरह से ईरान को लुभाने के लिए ये चाल हो सकती है कि वे एमओयू पर हस्ताक्षर करें, ये कहकर कि देखिए आपके पास ईरान से ये संबंध है। असल में जब आप इजराइल लेबनान के बीच वैकल्पिक रास्ता चुनते हैं तो ईरानियों से कहते हैं कि ये दो संप्रभु देश आपस में समझौते कर चुके हैं। हम सिर्फ अपनी इच्छा उन पर थोप नहीं सकते और ना ही आप अपनी इच्छा उन पर थोप सकते हैं। हमें उस प्रक्रिया को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने देना होगा। आप किस स्थिति को देख रहे हैं? जवाब वही है या रणनीति की कमी? हाँ, दोनों का जवाब हाँ है। आप दोनों में से एक चाहते हैं, असल में दोनों ही हैं। और ये क्लासिक, एक रणनीति है और फिर असली रणनीति है। ये एक क्लासिक है। ये डोनाल्ड ट्रंप का क्लासिक अंदाज है, सबको असमंजस में रखते हैं। कोई नहीं जानता वो क्या करेंगे। क्या वो जेडी वेंस का समर्थन करते हैं, क्या वे रूबियो के रास्ते का समर्थन करते हैं, और हर कोई उलझन में है। और आप जानते हैं, इसमें एक तरह का फायदा भी है। मेरा मतलब है, कई सालों तक मैंने इजराइल की रक्षा नीतियों की आलोचना की है क्योंकि हम पूरी तरह से बहुत ज्यादा अनुमानित हो गए थे, और डोनाल्ड ट्रंप आमतौर पर अप्रत्याशित थे। ठीक है, हमें इजराइल में हर हालात के लिए तैयार रहना है, यही हमारी जिम्मेदारी है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान का एमओयू पर समझौता होना बहुत असंभव है, लेकिन हमें उस स्थिति के लिए भी तैयार रहना चाहिए जिसमें ईरान को अरबों खरबों डॉलर मिले, और आप जानते हैं कि वह पैसा कहां जाएगा। और परमाणु कार्यक्रम शायद कुछ समय के लिए टल सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन इस युद्ध में जो अन्य चीजें हम चाहते थे, जैसे बैलिस्टिक मिसाइलें, आतंकवाद के लिए समर्थन, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। और हमें ईरान के साथ अगले युद्ध के लिए भी तैयार रहना होगा। ठीक है, इसे करने का एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि प्रशासन इसे नवंबर में होने वाले मिड टर्म चुनावों की समय सीमा के बाद तक खींचने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद राष्ट्रपति ज्यादा स्वतंत्र होंगे, उनके हाथ खुले होंगे समझौता करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि ईरानी इतने बेवकूफ हैं कि वे इसके होने का इंतजार करेंगे। वे उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के साथ झगड़ा करेंगे ताकि अमेरिका में गैस की कीमतें फिर से बढ़ जाएं और डेमोक्रेट्स को उन मिड टर्म चुनावों में जीतने का बड़ा या बेहतर मौका मिल सके। हम नहीं जानते। हम जानते हैं कि लेबनान के साथ समझौता दक्षिणी हिस्से में आईडीएफ की मौजूदगी को मान्यता देता है और वापसी की मांग नहीं करता।
इसे इस रूप में मान्यता दी गई है। क्रॉल तो टॉप में भी नहीं है। हाँ, ये शानदार उपलब्धि है जो दिखाती है कि हमें हिजबुल्लाह से बचाव का अधिकार और कर्तव्य है, और आशा है वो हिजबुल्लाह को निरस्त्र करने को कहेगा। अब ये सब अच्छा है, लेकिन आखिरकार बेरूत का रास्ता तेहरान, इस्लामाबाद और दोहा से होकर जाता है। क्योंकि लेबनान के लिए कभी भी असली समाधान नहीं हो सकता जब तक आप किसी तरह ईरानी खतरे का हल नहीं निकालते। संयुक्त राज्य अमेरिका लेबनान में सैनिक नहीं भेजेगा ताकि हिजबुल्लाह को जबरन निरस्त्र कर सके। इजराइल ऐसा नहीं करेगा। मैं 1982 में बेरूत की लड़ाई में था और दावा करता हूं कि मैं वहां घुसने वाला पहला सैनिक था। वो शहर वहां नीचे क्या कर रहा है, और वो हमारे लिए अच्छा नहीं रहा, इसलिए हम पूरे लेबनान पे फिर से कब्जा नहीं करेंगे। लेबनानी राज्य और लेबनानी सेना फिलहाल हिजबुल्लाह को निरस्त्र करने में असमर्थ हैं। तो कागज पर ये अच्छा दिखता है, ये अच्छी बात है कि हमारे दक्षिणी लेबनान में मौजूदगी को मान्यता मिली है, लेकिन ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। तो ये ईरान लेबनान के संदर्भ में था। अगले हिस्से पर जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप संक्षिप्त में जवाब दें, अगर आप कर सकें। इजराइल को अब क्या करना चाहिए ताकि वो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने संबंधों को और खराब न करे? हिब्रू में एक शब्द है पियात सत्सम, अल पियात जोडेक, समझदारी दिखाओ, सही साबित होने पर जोर ना दो। इस समय इजराइल के लिए अमेरिका से संबंधों पर समझदारी से क्या करना चाहिए? इन प्रशासकों को बस, आप जानते हैं, इस पर नियंत्रण रखना होगा, इस पर नियंत्रण रखना होगा। देखना होगा कि आगे क्या होता है। मैं फिर से कहूंगा, मैं इस एमओयू से कुछ भी निकलने की संभावना बहुत बहुत कम मानता हूं। कल मिस्टर विटकॉफ और जैरेड कुशनर दोहा आए थे ईरानियों से मिलने, लेकिन ईरानियों ने मिलने से इनकार कर दिया। ये इजराइल के लिए अच्छा है, पर हमें ये नहीं कहना चाहिए। हमें इसे दबा कर रखना है। उत्तर में अपनी संप्रभुता और कर्तव्य निभाना है। उत्तर की जितनी अच्छी तरह हो सके रक्षा करनी है और अगली बार की तैयारी करनी है। ये हमारी उम्मीद थी फरवरी के अंत और मार्च की शुरुआत में कि इजराइल की पारंपरिक नीति में कोई बुनियादी बदलाव आएगा। रुझान यही रहा है। आप जानते हैं कि हम एक युद्ध से दूसरे युद्ध की ओर बढ़ते रहते हैं। कभी कभी हम दुश्मन को हमारे साथ शांति करने के लिए मना लेते हैं, कभी कभी नहीं। और इसी बीच हम एक बहुत ही विकसित देश बन गए, दुनिया के सबसे विकसित राष्ट्रों में से एक। यही हमारी बात थी। मैंने सोचा था शायद चीजें बदलेंगी और क्षेत्र में शांति आएगी। इजराइल, लेबनान, सीरिया, सऊदी अरब, शायद ईरान भी, और एक पुनर्स्थापित पैक्स अमेरिकाना जो पूर्वी भूमध्य सागर से लेकर दंदा के किनारों तक फैली हो। सच में यही वो दृष्टि थी। ठीक है, हमारे पास वो नहीं होगा। शायद हमें घास काटने की पुरानी परंपरा अपनानी पड़े, लेकिन इसके लिए तैयार रहना होगा। हमें तैयार रहना होगा कि ऐसी स्थिति में अमेरिका हमारे साथ शायद नहीं आएगा। जैसा मैंने पहले कहा, हमारे पास उसका सहारा नहीं है। तो हमें अपनी विदेश नीति का दायरा बढ़ाना होगा। भारत हथियारों में हमें पूरी तरह आत्मनिर्भर होना चाहिए, किसी देश पर निर्भर ना रहे। हमें अमेरिकी सैन्य सहायता से खुद को दूर करना होगा, जिसकी मैं वर्षों से वकालत कर रहा हूं। अब अगली बार की तैयारी के लिए हमें बहुत काम करना है। हमें हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना, तैयार रहना है। मैं शो के आखिरी हिस्से रैपिड फायर सेगमेंट पर आना चाहता हूं। मैं आपको 3 तस्वीरें दिखाऊंगा और आपको बताना है कि सबसे पहले क्या याद आता है। ये पहली तस्वीर है अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। बहुत अच्छे इंसान है, मैंने उनके साथ काफी काम किया है। मुझे लगता है कि उनमें राष्ट्रपति बनने की काबिलियत है, और मुझे लगता है कि उन्हें बहुत ज्यादा समर्थन मिलेगा, न सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी के भीतर, बल्कि निश्चित रूप से अमेरिकी यहूदी समुदाय से भी। वो लातिनी है और अमेरिका के पहले लातिनी राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, ऐसा होने में अभी समय है, लेकिन दिलचस्प है। चलिए अगली तस्वीर पर चलते हैं। ये कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी है। कभी ना कभी कतर को सजा मिलनी चाहिए। वो एक ओर मध्यस्थ और दूसरी ओर राष्ट्रपति ट्रंप को बड़े हवाई जहाजों का उपहार देने वाले की भूमिका निभाता है। दूसरी ओर ये आतंकवाद का बड़ा समर्थक है। ये ऐसा देश है जिसने अरबों डॉलर खर्च कर अमेरिका को इजराइल के खिलाफ और युवा अमेरिकियों को अमेरिका के खिलाफ भड़काया। और ये हैं सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। मैं कह सकता हूं मैं कुछ हद तक निराश था। आप जानते हैं, युद्ध की पूर्व संध्या पर
यह बात 1 अक्टूबर 2023 की है। सऊदी और इजराइल के बीच शांति समझौते की संभावनाएं काफी प्रबल थीं। उन्होंने फॉक्स न्यूज से कहा, हम हर दिन करीब आ रहे हैं। मुझे वॉशिंगटन के अपने संपर्कों से पता चला कि यह सच था और किसी भी समय समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते थे। फिलिस्तीनी राज्य के लिए रास्ते पर चर्चा थी और मैं हमेशा पी शब्द को स्वीकारने के पक्ष में था। रास्ता केवल कंकड़ पत्थर से बन सकता है, जरूरी नहीं कि वो कहीं ले जाए। वे बेवकूफ नहीं हैं। वे जानते हैं कि हमास के अधीन एक फिलिस्तीनी राज्य खाड़ी के आधे हिस्से को तबाह कर देगा। वे उस समझौते के लिए तैयार थे। 7 अक्टूबर आया। अब्राहम समझौते अमेरिकी शक्ति, दृढ़ता और उसे दिखाने की इच्छा के कारण मजबूत हुए। मुझे अब अमेरिका की दीर्घकालिक शक्ति दिखाने की इच्छा पर संदेह है। मुझे नहीं लगता कि फिलहाल सऊदी अरब के इन समझौतों में शामिल होने की संभावना है। अगर अब सऊदी अरब ईरान से शांति स्थापित करने की कोशिश न करे तो मुझे हैरानी होगी। खैर, हमें निश्चित रूप से देखना होगा कि ये मामला कैसे आगे बढ़ता है, लेकिन फिलहाल हमें यही रुकना होगा। मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूं, राजदूत माइकल ओरेन, आज रात मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते ऑन द रिकॉर्ड में फिर मिलेंगे। आज का और पुराने एपिसोड YouTube व Spotify पर उपलब्ध हैं। धन्यवाद।